बाम इस तरह लिखते हैं, रेचल बताती है, कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? एक दूसरे को हर्ट करना। अगर मुझे कोई हर्ट करेगा तो तुम क्या करोगे बाम? रेचल पूछती है, तो तुम उससे फाइट करोगे? मैंने जो भी एहसास किया वो सब रेचल से रिलेटेड था। ब्लू हेड पार्टिसिपेंट, जिसका नाम खुन है, वो कहता है कि तुम इन सीनियर्स की बातें मानकर एक दूसरे को क्यों मार रहे हो? ऐसा कहते ही एलिगेटर खुन पर हमला कर देता है और खून उससे बचकर उसमें अनइंटरेस्टेड होकर जाने लगता है। और जाते जाते वो बाम की वीकनेस को देखकर उसे एलिगेटर से बचा भी लेता है। वो एलिगेटर अपना नाम रैक वेरी थ्रेजर बताता है। बाम के हाथ में ब्लैक मार्च देखकर खून पूछता है कि तुम्हें वो कहाँ से मिली। तो बाम उसे अपनी स्टोरी बताता है, जिस पर शुरुआत में वो यकीन नहीं करता। बाम कहता है, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। तो खून सोचता है ये बहुत ऑर्डिनरी रेगुलर है, इसलिए ये कुछ अलग हो सकता है। और यूरी प्रिंसेस ने भी उसे अपनी ब्लैक मार्च दी और उसे अपने साथ आने को बोलता है। और वहाँ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स आपस में लड़ ही रहे होते हैं और धीरे धीरे सभी पार्टिसिपेंट 200 की ओर घटते हैं। रैक दोबारा अगर बाम और खुन पर हमला करने वाला ही होता है, तभी 200 पार्टिसिपेंट पूरे हो जाते हैं और फिर उन्हें उनका अगला टेस्ट मिलता है। इसमें उन्हें सबसे पहले 3 साथियों की पार्टी बनानी है और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। और फिर सब अपना अपना साथी ढूंढने निकल जाते हैं। टाइम लिमिट इतना कम होने की वजह से वो अपने नियरेस्ट लोगों को ढूंढते हैं। बाम और खून अपने सबसे करीब देखते हैं और राग उनके पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन राग बहुत कहने के बाद भी नहीं मानता और बाम उसे मनाने के लिए अपना ब्लैक मार्च छोड़ देता है। लेकिन खून उसे रोकता है और राग खून पर हमला कर देता है। और फिर सिर्फ 10 सेकंड बाकी रह जाते हैं और खून उसकी आंखें छिपाकर उसे रोकता तो रैक बाम पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे डॉज कर रैक को पकड़ लेता है और वो तीनों अपनी टीम बना लेते हैं। और सभी पार्टिसिपेंट एक रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब भी बाम से लड़ने के लिए कहता है। तो खुन उसे समझाता है कि यहाँ और भी लोग हैं और वो बाम की ब्लैक मार्च देखकर उसके दुश्मन बन जाएंगे और वो इसे चॉकलेट देकर शांत करता है। दो पार्टिसिपेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं, तो तभी वहाँ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर लेरो रो आ जाते हैं और वो उसे रैंकर कहते हैं। बाम के पूछने पर खून उसे बताता है, बहुत कम रेगुलर होते हैं जो टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं जहां किंग जहाद है। अचानक से लेरो शिंजो एक वॉल बना देता है जो एक वाटर लाइक सब्सटेंस होता है। उसे वो टावर की पावर का सोर्स कहता है और वो इसी वाटर की मदद से सांस ले पा रहे हैं। वो सभी उस शिंसू के भाव से पीछे हो जाते हैं और उनके बीच एक वॉल बन जाती है। और फिर उन्हें उनका टास्क मिलता है कि जो भी टीम इस वॉल को पास कर देगी वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। खुन सोचता है कि राग इसे इजीली क्लियर कर लेगा, लेकिन मुश्किल तो बाम के लिए होगी। लेकिन वो देखता है कि बाम ऑलरेडी वॉल के अंदर है, जिसे देख लेरो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि मॉन्स्टर आ चुका है। लेरो बताता है कि टावर क्लाइंब करने के लिए सबसे ज्यादा लक की जरूरत है और सभी उस वॉल को पार करने में जुट जाते हैं। बाम लेरो के साथ बैठता है और वो एक बेट लगाता है। वो गैस करते हैं कि सबसे पहले शिंसू वॉल कौन पार करेगा और वो दोनों एक ही लड़की को चूज करते हैं और वो इजीली उसे पार कर भी लेती है। बाम लेरो से सवाल पूछता है कि इर्रेगुलर्स कौन होते हैं। उससे कहता है कि टावर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले आउटर टावर, दूसरा इनर टावर जो सिर्फ रेगुलर द्वारा क्लाइंब किया जा सकता है, और तीसरा मिडल जो उन दोनों को जोड़ रहा है। वो बताता है ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी आउटर टावर पर बिताते हैं और उनमें से कुछ हेडन द्वारा चुने जाते हैं और उन्हें इनर टावर में आने की इजाज़त होती है। तो बाम पूछता है, तो क्या सभी लोग यहीं बॉर्न होते हैं और यहीं अपनी ज़िंदगी बिताते हैं? हाँ बेशक, लेरो कहता है। तो बाम ये सुनकर सोचने लगता है कि इसका मतलब मैं और रैशल ही आउटर वर्ल्ड से हैं। वो लोग जो बिना हेडन द्वारा बिना चुने टावर में एंटर हो जाते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। और देखते देखते धीरे धीरे कुछ लोग शिंसू वॉल को पार करने लगते हैं और कुछ देर बाद खुन और राग भी वॉल को पार कर लेते हैं। खुन के ज़्यादा करीब मत होना, ये कहकर लेरो चला जाता है और यहाँ दूसरा एपिसोड ख़त्म होता है।